ये जो महबूबा अपने आप को और ये अब्दुल्ला अपने आप को जो बहुत शातिर समझते हैं, उनकी भी समझ में नहीं आया। मैंने उस वक्त भी कहा ये गलत जगह चली गई है, ये गलत जगह चली गई, इसको पता नहीं है। अगर शायद थोड़ी बहुत अकल होती तो अमित शाह के कमरे में एक हाथ पे चाणक्य की तस्वीर लगी है और दूसरे में वीर सावर की लगी है। समाज को तर्कों के साथ अपनी बात सरल भाषा में समझा देंगे तो यह समाज उठ के खड़ा हो जाएगा। कि जब समाज के अंदर जागृति पैदा हो जाती है और वो छोटे छोटे अगर मगर में नहीं बढ़ता है, तो फिर 1000 साल के बाद ऐसी अनहोनी घटना भी घटती है जिसके बारे में इस देश ने कभी सोचा नहीं था। 70 साल से एक पार्टी के मैनिफेस्टो में हर बार लिखा होता था कि जब आएंगे 370 हटाएंगे। ये सुनते सुनते हम जैसे लोग जो बाहर से दुनिया देख रहे थे थक गए थे। लेकिन ये क्या हुआ, बहुत सवाल उठे, राज्यसभा में पूरा बहुमत चाहिए, फिर लोकसभा में चाहिए, फिर ऐसा होगा, फिर वैसा होगा। जब इस देश को पता चल गया और यह देश सवाल पूछने लगा, तो आप ही के दबाव में उसी पार्टी ने चुनाव के बीच में अपने मैनिफेस्टो में कहा कि हम आएंगे तो आर्टिकल 35 में भी हटाएंगे। ये उसको कहना पड़ा। अब ये पार्टी मेरी है या तेरी है, ये विषय नहीं है। विषय यह है समाज का दबाव अच्छे अच्छों को झुकने के लिए मजबूर कर देता है। इसलिए आपने जो कुछ करा वो सिर्फ ना हुआ, बल्कि यह किसी को अंदाज नहीं था कि मात्र 70 दिन में 370 हट जाएगी। और कुछ लोग तो अब इस अंक गणित और रेखा गणित में लगे हुए हैं कि अकेली पार्टी के 304 हैं, पड़ोसियों को मिलाकर के 340 हैं, तो फिर वो कौन 30 लोग हैं जिन्होंने धारा 370 पे हटाने पे 370 वोट दिए हैं। और अभी यहां की खोजबीन पूरी नहीं हो पाई थी कि जिस राज्यसभा में इस पार्टी का बहुमत नहीं है वहां भी 22 वोट से जीत गए और कुछ लोग तो वॉकआउट कर गए। ये मैं इस रेफरेंस में कहना चाहता हूं कि आपका डर, आपकी ताकत का डर सिर्फ सत्ताधारियों पे नहीं था, कुछ उन लोगों पे भी था जो छोड़े मोड़े जीत गए थे। उन्होंने कहा बची हुई दुकान भी न बंद हो जाए, इसलिए सरकार के साथ खड़े हो जाओ। तीन 370 का हटना और 35A का हटना एक टेक्निकल मामला है। आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर, जहां मुसलमानों की आबादी 71% है, 71% मुसलमान वहां रहते हैं। और जब आप भूल जाते तो बीच बीच में महबूबा मुफ्ती बताती थी कि एक ही तो मुस्लिम स्टेट है हमारी। लेकिन अगर धारा 370 और 35 पे हट भी जाते तो पिछले 70 सालों में उस सत्ता ने संविधान के थ्रू, इलीगल मीन्स के थ्रू दिल्ली की सरकारों को घुटनों को बेल कर करके जो सत्ता हासिल की थी संवैधानिक और असंवैधानिक तौर पे, उसमें आर्टिकल 35A और 370 बड़ा मसला नहीं थे। उसमें जो सबसे बड़ी बात हुई है कि सवाल यह हुआ कि आर्टिकल 370 और 35A नहीं हटा, सिर्फ ये 2 धाराएं नहीं हटी, एक और फैसला हुआ है जो शायद मैं दूर के हिसाब से अगले 100 साल में सोचता हूं तो वो इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि जिस संविधान के तहत आजाद भारत में, सेकुलर भारत में एक इस्लामिक स्टेट बन चुकी थी, उस इस्लामिक स्टेट के अंदर आईएसआईएस के झंडे को फहराने वालों को गाली नहीं दी जाती थी, उनके खिलाफ बंदूक नहीं उठाई जाती थी, उनके खिलाफ पुलिस वाले एक्शन नहीं करते थे। लेकिन उसी हिंदुस्तान के उस तथाकथित अंग के अंदर अगर तिरंगा लेकर के कोई भी आदमी जाता था, उसको पीटा जाता था, जेल में डाला जाता था, तिरंगा नहीं फहराया जा सकता था। उस इस्लामिक स्टेट ने पिछले 70 साल के अंदर हजारों ऐसे कानून पास किए
हजारों ऐसे नियम बनाए जो एंटी हिंदू और एंटी इंडिया थे। वो जो एपरेटस है, जिसे आप व्यवस्था कहते हैं, जिसे आप निजाम कहते हैं, जिसे आप सिस्टम कहते हैं, वो अभी भी मजबूत था। तो धारा 370 हटने और 35 पे हटने से सिर्फ इतना ही हुआ कि कुछ प्रोविजन हो गए, भारत के लोग जाने लगे, वहां का संविधान डस्टबिन में चला गया, वहां की दोहरी नागरिकता की जरूरत नहीं है, कई लाख लोगों को आपको नागरिकता मिल गई, आरटीआई, एजुकेशन, ये तमाम सारे कुछ प्रावधान भारत की सुप्रीम कोर्ट एप्लीकेबल हो गई, भारत की संसद जो कानून बनाएगी वो एप्लीकेबल हो गई। लेकिन उससे भी बड़ा मेरे सामने प्रश्न था जो मैं बार बार आपकी तरफ इशारा करना चाहता हूं। अगर जम्मू और कश्मीर को यूनियन टेरिटरी घोषित नहीं किया जाता तो जो व्यवस्था में इस्लामिक सिस्टम बैठा हुआ था, जो एपरेटस बैठा था, उसे आप नहीं खत्म कर सकते थे। लिहाजा मैंने मजाक में कई जगह कहा गुजरात में कि गुजरात के लोगों ने भेजा है तो उनका ज्यादा धन्यवाद करता हूं। अगर हम मोदी साहब से या इस सरकार से जो देश के सामने मांग रख रहे थे, हम सिर्फ इतना कह रहे थे कि आर्टिकल 35 में हटा दीजिए, तो मेरा उसका सरल शब्दों में कहना यह था कि हमने तो आपसे जम्मू कश्मीर में किराए का कमरा मांगा था, आपने तो पूरा मकान ही दे दिया। तो मेरी इस बात को जरा ध्यान से सुने कि आज जम्मू कश्मीर की जमीन, जिस जमीन के ऊपर न भारत का संविधान चलता था, न भारत की संसद चलती थी, सबसे ज्यादा अगर लोग भारतीय फौज के मारे गए हैं तो जम्मू कश्मीर राज्य में अपने घरे के उस जगह के पैदा हुए आतंकवादियों के हाथों मारे गए हैं। 40 से 42 हजार लोग उस जम्मू कश्मीर में मारे गए हैं, जिसको कहा जाता है जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत, जिसको कहा जाता है कि आर्टिकल 35 पे हमारे बीच में पुल था। वो मैडम बताती हैं पुल था, वो पुल ही तोड़ दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज की डेट में मेरे लिए ज्यादा संतुष्टि की बात आर्टिकल 35 है और 370 से ज्यादा यह है, यह अजीब विडंबना है कि आपने एक तस्वीर देखी होगी जब पहली सरकार महबूबा मुफ्ती की बन रही थी और महबूबा मुफ्ती उस वक्त दिल्ली में आई थी। भारतीय जनता पार्टी के सदर उस वक्त अमित शाह साहब थे, अभी भी हैं। मैं नहीं जानता कितने लोगों ने उस चीज को उस पस मंजर में, उस बैकग्राउंड में देखा होगा, लेकिन 25-26 साल की पत्रकारिता के कारण मैं उन चीजों पे ज्यादा ध्यान देता हूं जिधर लोगों की निगाह कम जाती है। आपको पता होगा एक शॉट आजकल बहुत चल रहा है, अमित शाह जी से मिलने आई थी, सरकार बनने की तैयारी हो रही थी और वो अमित शाह को शॉल लेके आई थी पश्मीना का, अमित शाह जी ने लेके रख लिया। उस तस्वीर को ध्यान से देखिएगा, वो अभी भी गूगल पे आप देख लेंगे। अमित शाह के उस कमरे में मेरे लिए इंपॉर्टेंट बात दूसरी थी। ये जो महबूबा अपने आप को और ये अब्दुल्ला अपने आप को जो बहुत शातिर समझते हैं, उनकी भी समझ में नहीं आया। अमित शाह के कमरे में वाहिद ऐसा पॉलिटिकल लीडर मैंने देखा जिसके एक कमरे के अंदर जहां वो सियासी मीटिंग करते हैं, मैंने उस वक्त भी कहा यह गलत जगह चली गई है, यह गलत जगह चली गई, इसको पता नहीं है। अगर शायद थोड़ी बहुत अकल होती तो अमित शाह के कमरे में एक हाथ पे चाणक्य की तस्वीर लगी है और दूसरे में वीर सावर की लग रही है। उसको नहीं समझ में आया कि यहां किसी और लीडर नहीं, दो की है, और ये वो दोनों हैं जिसके बारे में आजकल पाकिस्तान बहुत नाम ले रहा है। ये तो चाणक्य लोग हैं, चाणक्य लोग हैं, दिन भर यही कह रहा है। और अभी अभी उनके प्रधानमंत्री ने आरएसएस का भी जिक्र करना शुरू कर दिया है। तो मुबारक हो आरएसएस के लोगों को कि आपकी जल्दी ब्रांच खुलने वाली है वहां। तो अगर आप ईमानदारी से
उन चीज़ों का अवलोकन करें तो वो दिन है और आज का दिन है। मैंने कभी इस बात पे शक नहीं किया कि ये सरकार क्यों बनाई थी इन्होंने मिलके। वो कश्मीर घूमना नहीं चाहते थे, वो कश्मीर के एपरेटस को देखना चाहते थे, और जिन बारीकियों की बात सिंह साहब कह रहे थे उनको भी समझना चाहते थे आखिर ये कितनी बारीक हैं। तो लिहाजा आर्टिकल 35 पे हटने के बाद आज जम्मू कश्मीर की वो जमीन, जिस जमीन से कश्यप ऋषि की औलादों को, उनके वंशजों को, उनके धर्म और उनकी पहचान का नाम लेकर के मस्जिद का इस्तेमाल करके, अल्लाह अकबर का नाम इस्तेमाल करके, काफिर कह करके आपने 5.5 लाख कश्मीरी पंडितों को आपने उस जगह से निकाला। आज उस जमीन के ऊपर यूनियन टेरिटरी घोषित होने के बाद सीधे तौर पे जम्मू कश्मीर का चप्पा चप्पा केंद्र सरकार के कब्जे में आ गया है, और उस पे सोने पे सुहागा यह हुआ कि अब जम्मू कश्मीर का जो निज़ाम है, जो यूनियन टेरिटरी में होता है, जैसा कि आप दिल्ली में देख रहे हैं, उसी निज़ाम के तहत अब जम्मू कश्मीर की पुलिस को कौन चलाएगा? तो अब तक तो लोग कहते थे होम मिनिस्ट्री, अब होम मिनिस्ट्री किसके हाथ में? ये और खतरे का काम है। इसीलिए उस वक्त भी मैं कहा करता था कि 2019 के चुनाव में इस देश को इस बात की चिंता ही नहीं थी। कोई एडिटोरियल, कोई अखबार में कहीं कॉलम किसी ने पढ़ा कि 2019 में अगर भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? यह पूरे देश को पता था। मैं तब भी कहता था भाई असल मसला प्रधानमंत्री का तो मामला तय हो चुका है। सवाल यह थे कि देश ने कड़ी निंदा वालों को भी देखा, उनसे कहा कि अब आप रक्षा मंत्री बन जाएं, वहां खड़े होकर कड़ी निंदा करें, ये काम इन्हें दे दें।